सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए, लिंक को जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकें। और कल जो शाम को क्लास थी 8:30 बजे वाली, वो किसी कारणवश नहीं हो पाई क्योंकि तकनीकी समस्या चल रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, इस वजह से नहीं हो पाई। और कुछ समय के लिए क्लास लाइव हुई थी, कोशिश कर रहे थे हम, लेकिन फिर से क्लास वापस से नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया और क्लास नहीं हो पाई थी। तो अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो शाम वाली क्लास है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन से उस लिंक पर जाकर ओके करके उस क्लास का जो अलार्म है वो सेट कर लेना। जैसे ही क्लास पर जाओगे आप, वहाँ पर सेट अलार्म का ऑप्शन लिखा होगा, उसको ओके कर देना। आपके पास जब क्लास चालू होगी तो अलार्म आ जाएगा, ठीक है। और केमिस्ट्री की क्लास की भी प्रोग्रामिंग आपकी पूरी हो गई है। 27 तारीख को शाम को 8:30 बजे 27 तारीख को शाम को 8:30 बजे केमिस्ट्री की क्लास का प्रीमियर होगा और रसायन विज्ञान का महासंग्राम होगा उस दिन। तो उस दिन आप सबको भारी संख्या में आना है लाइव क्लास में। उस दिन मैं डिसाइड करूंगा कि आगे केमिस्ट्री की क्लासेस लगेगी या नहीं लगेगी। तो अगर उस दिन लगभग 100 से ऊपर स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो केमिस्ट्री की क्लासेस कंटिन्यू कर दी जाएगी, या फिर अगर उस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो केमिस्ट्री की क्लासेस कर दी जाएगी। वैसे 3-4 क्लासेस आपकी कंटिन्यू लगाई जाएगी। और जो बायोलॉजी की क्लास होगी उस समय वाली, उसको थोड़ा हम जल्दी कर लेंगे, तो बायोलॉजी की क्लास भी लगेगी और केमिस्ट्री की क्लास भी लगेगी। और वो क्लास, उस क्लास को मैंने थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, बड़ा करेंगे, थोड़ा ज़्यादा सिलेबस करेंगे। तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए। थोड़ा नेटवर्क इशू है इसीलिए क्लासेस का थोड़ा टाइम इधर उधर हो चुका है। अब से कोई समस्या नहीं आएगी। जो अभी नए आए हैं सबको गुड मॉर्निंग, सबको, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो स्थित है। राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो स्थित है। ऑप्शन ए करनाल, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी कोई नई दिल्ली। बताइए जल्दी से। राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल, हिसार, जयपुर या नई दिल्ली। अभी तक स्टूडेंट आ रहे हैं, जल्दी से जुड़ जाइए लाइव। जो नए आए हैं प्लीज़ क्लास को लाइक कर दें एक बार। राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो बताना है आपको कहाँ पर है, ए, बी, सी या डी। जिसने ए जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो है वो कहाँ पर है, वो करनाल हरियाणा में स्थित है। अगला सवाल है हमारा, सर्वाधिक गर्मी सहन करने वाली भैंस की नस्ल है। सर्वाधिक गर्मी सहन करने वाली भैंस की नस्ल है। ऑप्शन ए मुर्रा, ऑप्शन बी भदावरी, ऑप्शन सी नीली रावी और ऑप्शन डी सूरती। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर, मुर्रा, भदावरी, नीली रावी या सूरती। अभी तक स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जल्दी से आ जाइए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। सवाल पढ़िए, सर्वाधिक गर्मी सहन करने वाली भैंस की नस्ल पूछी है आपको। जिसने बी ऑप्शन दिया है भदावरी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो सर्वाधिक गर्मी सहन करने वाली नस्ल है वो कौन सी है, वो भैंस की नस्ल है। सर्वाधिक गर्मी सहन करने वाली भैंस की नस्ल भदावरी। अगला सवाल है हमारा, ऊंट के कुबड़ में कौन सा उत्तक पाया जाता है। ऊंट के कुबड़ में कौन सा उत्तक पाया जाता है। ऑप्शन ए वसीय उत्तक, ऑप्शन बी प्रोटीन उत्तक, ऑप्शन सी लवणीय उत्तक और ऑप्शन डी कार्बोज। ऑप्शन डी कार्बोज। बताइए जल्दी से, ऊंट के कुबड़ में कौन सा उत्तक पाया जाता है। वसीय उत्तक, प्रोटीन उत्तक, लवणीय उत्तक या कार्बोज। 4 सेकंड का समय है, लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए जल्दी से क्या जवाब होगा इसका।
जिसने जवाब दिया है वसीय उत्तक, बिल्कुल सही जवाब है आपका। इसका जवाब क्या हो जाएगा? वसीय उत्तक। ऊंट के कुबड़ में कौन सा उत्तक पाया जाता है? वसीय उत्तक पाया जाता है। और उस वसीय उत्तक के कारण ही जो ऊंट होता है अधिक दिनों तक बिना खाए पिए रह सकता है, क्योंकि वो जो वसीय उत्तक होता है वो उसकी कुबड़ में होता है। कुबड़ जानते हो आप, जो ऊंट होता है उसकी पीठ पर एक बड़ा सा एक वो होता है, पहाड़ी नुमा संरचना होती है, वो क्या कहलाती है? वो ऊंट का कुबड़ कहलाती है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हम्फ। क्या कहते हैं? हम्फ कहते हैं। और ये जो कुबड़ होता है इसमें वसीय उत्तक होते हैं जो ऊंट को ऊर्जा प्रदान करते हैं और लंबे समय तक भूखा और प्यासा रखने में मदद करते हैं। तो समझ गए होंगे, ऊंट का जो वसीय उत्तक होता है वो कुबड़ में होता है। अगला सवाल है हमारा, गाय की सबसे अधिक गर्मी सहन करने वाली विदेशी नस्ल पूछी है यहाँ पर। गाय की सबसे अधिक गर्मी सहन करने वाली विदेशी नस्ल बताना है आपको। कौन सी विदेशी नस्ल? जर्सी, ब्राउन स्विस, आयरशायर या रेड डेन? बताइए जल्दी से। जर्सी, आयरशायर, ब्राउन स्विस या रेड डेन? ए, बी, सी या डी? 4 ऑप्शन है आपके पास में। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए गाय की सबसे अधिक गर्मी सहन करने वाली विदेशी नस्ल। गाय की सबसे अधिक गर्मी सहन करने वाली विदेशी नस्ल। जिसने जवाब दिया है ब्राउन स्विस, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो गाय की सबसे अधिक गर्मी सहन करने वाली विदेशी नस्ल है वो कौन सी नस्ल है? वो नस्ल है ब्राउन स्विस। कौन सी नस्ल है? ब्राउन स्विस नस्ल है, वो विदेशी नस्ल है और यह नस्ल सबसे अधिक गर्मी को सहन कर सकती है। जबकि जो जर्सी और दूसरी किस्में हैं, नस्लें हैं, वो गर्मी सहन नहीं कर सकती हैं। पंजाब में और हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे स्थान हैं और गंगानगर और ये जो गंगानगर के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ऐसे स्थान हैं, वहाँ पर मैंने देखा है कि भैंसों और गायों के लिए कूलर लगाया होता है। भैंसों और गायों के लिए कूलर लगाया हुआ मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि वहाँ पर गर्मी भी अधिक होती है और वो अपने पशुओं को बिल्कुल ठाट बाट से सही तरीके से रखते हैं, क्योंकि उनसे दूध उत्पादन अधिक होता है और वो उत्पादन अधिक देती है, इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी गाय और भैंसों को सही सिस्टम से सही तरीके से रखते हैं। तो गाय भैंस, जो भारत एक ऐसा देश है जो गाय भैंस के लिए भी कूलर लगाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। प्राउड होना चाहिए आपको कि भारत एक रंगीला देश है। अगला सवाल है हमारा, भैंस की सबसे अधिक गर्मी सहन करने वाली देसी नस्ल पूछी है यहाँ पर। भैंस की सबसे अधिक गर्मी सहन करने वाली देसी नस्ल। ये सवाल मेरे को लगता है रिपीटेड हो गया। 1 सेकंड रुकिए। सर्वाधिक गर्मी सहन करने वाली भैंस की नस्ल बता दिया था मैंने, भदावरी थी। अच्छा, ये सवाल थोड़ा मिसप्रिंट है। इस सवाल में सवाल ये रहा, ये नहीं है। हाँ, ये सवाल है। ये भैंस की सबसे अधिक गर्मी सहन करने वाली देसी नस्ल पूछा था, ये इसका जवाब भी क्या हो जाएगा? भदावरी हो जाएगा। सेम क्वेश्चन हो गया। अगला सवाल है हमारा, भैंस की सबसे भारी नस्ल है। भैंस की सबसे भारी नस्ल पूछा है यहाँ पर। भैंस की सबसे भारी नस्ल कौन सी होगी? ऑप्शन ए मुर्रा, ऑप्शन बी जाफराबादी, ऑप्शन सी नीली रावी और ऑप्शन डी भदावरी। बताइए जल्दी से, ए, बी, सी या डी? भैंस की सबसे भारी नस्ल बतानी है आपको, ए, बी, सी या डी? जिसने जाफराबादी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो भैंस की सबसे भारी नस्ल होती है वो कौन सी होती है? भैंस की सबसे भारी नस्ल होती है जाफराबादी। कौन सी होती है? जाफराबादी नस्ल सबसे भारी होती है। और ये भैंस की जो भारी नस्ल है इसको याद करने का ट्रिक ये है कि ये देखो, जाफराबादी था, जाफराबादी, ये शब्द कितना बड़ा है। और इसके अलावा जो भी भैंस की नस्लें हैं ना, उन सब का शब्द जो है वो छोटा है। तो जो थारपारकर है वो गाय की नस्ल है, तो उसका आप समझ सकते हो कि सर थारपारकर नाम भी तो बड़ा है, तो वो थारपारकर तो गाय की नस्ल है और ये जाफराबादी भैंस की नस्ल है। तो भैंस की नस्लों में जो सबसे ज़्यादा लंबा नाम मिलेगा वो इसी जाफराबादी का ही मिलेगा। और लंबा यानी कि बड़ा, बड़ा यानी कि भारी। तो इससे समझ लेना आप कि लंबा है, बड़ा नाम है, और लंबा बड़ा नाम है तो वो भारी नाम होगा। भारी नाम होगा तो भारी नस्ल समझ जाना। भैंस की सबसे भारी नस्ल कौन सी होगी? जाफराबादी होगी। अगला सवाल है हमारा, देखो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो स्टूडेंट अभी तत्काल में लाइव जुड़े हैं वो शाम को बायोलॉजी की 8:30 बजे क्लास होगी। उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप जाइए, लिंक पर ओके करना। इस क्लास के ख़त्म होने के बाद या अभी भी कर सकते हो, उस पर ओके करना। और जैसे ही आप क्लास पर जाओगे वहाँ पर सेट रिमाइंडर का ऑप्शन होगा,
तो सेट रिमाइंडर या अलार्म का ऑप्शन होगा। वैसे सेट रिमाइंडर लिखा हुआ आता है, उसको अलार्म बोल सकते हैं। तो उस पर ओके करोगे तो आपके अलार्म सेट हो जाएगा। जैसे ही हम लाइव आएंगे, हमारी क्लास हम चालू करेंगे, वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, और साथ ही क्लास को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि हमारे चैनल पर केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर की क्लासेस चलती रहती है। लाइव टेस्ट सीरीज चलती है, थ्योरी भी चलेगी, और महासंग्राम होगा, रसायन विज्ञान का महासंग्राम होगा 27 तारीख को शाम को 8:30 बजे। तो उस दिन आपको पधारना है। सवाल है, भैंस की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल। भैंस की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल बताना है आपको। मुर्रा, जाफरबादी, नीली रावी और भदावरी। बताइए जल्दी से, ए, बी, सी या डी। ए, बी, सी या डी। जिसने ए ऑप्शन दिया है, भैंस की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल मुर्रा, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो भैंस की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल होती है वो कौन सी होती है? मुर्रा नस्ल होती है। अगर मुर्रा नस्ल का अगर आपसे कलर पूछ लिया जाए या रंग पूछ लिया जाए कैसा होता है, तो मुर्रा नस्ल का जो कलर होता है वो बहुत गाढ़ा काला होता है। कौन सा होता है? बहुत गाढ़ा काला होता है, और बहुत काले कलर की होती है ये। और अगर आपसे भदावरी का पूछ लिया जाए तो भदावरी का कौन सा होगा? भदावरी का होगा तांबे के जैसा लालिमा लिए हुए। तो तांबे के जैसा लालिमा लिए हुए तो भदावरी का हो जाएगा। और मुर्रा का क्या होगा? मुर्रा का होगा काला कलर, बहुत ज़्यादा गाढ़ा काला कलर। तो ये सवाल भी पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है। विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल बतानी है आपको। जर्सी, रेड डेन, नीली या होल्स्टीन फ्रीजियन। जर्सी, रेड डेन, नीली रावी या होल्स्टीन फ्रीजियन। बताइए जल्दी से, विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है। जिसने जर्सी जवाब दिया है आपका जवाब गलत है, और जिसने होल्स्टीन फ्रीजियन जवाब दिया है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम HF, तो HF डीलक्स नहीं, होल्स्टीन फ्रीजियन HF। हाँ, तो ये क्या है? विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है, विदेशी नस्ल है, होल्स्टीन फ्रीजियन बोलते हैं इसको। इसके दूध में वसा की मात्रा जो होती है वो लगभग 4 से 4.5% होती है। और सबसे अधिक विदेशी नस्लों में जो वसा पाई जाती है वो जर्सी गाय के दूध में पाई जाती है, लगभग 6%। कितने प्रतिशत पाई जाती है? लगभग 6% पाई जाती है। तो जो जर्सी गाय का जो दूध होता है उसके दूध में वसा की मात्रा कितनी होगी? लगभग 6%, और होल्स्टीन फ्रीजियन में लगभग 4.5%। और दूध सबसे ज़्यादा होल्स्टीन फ्रीजियन देगी, जबकि वसा सबसे ज़्यादा जर्सी के दूध में होगी। तो ये सवाल था हमारा। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, जर्सी नस्ल का मूल स्थान बताना है आपको। जर्सी नस्ल का मूल स्थान बताना है आपको। कौन सा है? जर्सी द्वीप, इटली, फ्रांस या डेनमार्क। फिर मैं आपको बताऊंगा डेनमार्क के बारे में कुछ जानकारी, दिलचस्प जानकारी। जर्सी नस्ल का मूल स्थान बताइए। जर्सी द्वीप, इटली, फ्रांस और डेनमार्क। जर्सी द्वीप, इटली, फ्रांस और डेनमार्क। जिसने जवाब दिया है जर्सी द्वीप, बिल्कुल सही जवाब है आपका। इसका जो उत्पत्ति स्थान माना जाता है वो माना जाता है इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह। क्या माना जाता है? इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह इस नस्ल का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। और इटली, फ्रांस, डेनमार्क नहीं है। अब डेनमार्क से याद आया कि जो डेनमार्क है, राजस्थान का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डेनमार्क किसे कहा जाता है, राजस्थान का डेनमार्क किसे बोला जाता है, क्योंकि ये सवाल राजस्थान का डेनमार्क किसे कहते हैं जेट में पीछे पूछा गया है। तो अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का डेनमार्क किसे कहते हैं, तो राजस्थान का डेनमार्क हम किसे कहते हैं? राजस्थान का डेनमार्क बोला जाता है बीकानेर को। किसको बोला जाता है? बीकानेर को बोला जाता है राजस्थान का डेनमार्क। ऐसे याद रख लेना, डेनमार्क में भी क्या आ रहा है और बीकानेर में भी क्या आ रहा है। तो इस हिसाब से डेनमार्क भी 4 शब्द है, बीकानेर भी 4 शब्द है। इस तरीके से कोरिलेट करके पढ़ा करिए ताकि आपको याद रखने में आसानी हो, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। अगला सवाल है हमारा, सवारी के लिए उपयुक्त ऊंट की नस्ल बतानी है आपको। सवारी के लिए उपयुक्त ऊंट की नस्ल है बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी या कोई नहीं। बताइए जल्दी से, बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी या कोई नहीं। सवारी के लिए कौन से ऊंट उपयुक्त होते हैं? सवारी के लिए कौन से ऊंट उपयुक्त होते हैं? बताइए जल्दी से, A, B, C या D। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन ए वाला
सवारी के लिए उपयुक्त ऊँट बीकानेरी बिल्कुल सही जवाब है। बीकानेरी दो चीज़ें फेमस है, देखो एक तो बीकानेरी भुजिया फेमस है और दूसरा बीकानेरी ऊँट भी बहुत फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि ये जो ऊँट होते हैं ये सवारी के लिए उपयुक्त माने जाते हैं और इनकी जो नस्ल मानी जाती है वो भी उपयुक्त मानी जाती है। तो बीकानेरी ऊँट समझ गए। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जो ऊँट अनुसंधान केंद्र है वो भी कहाँ पर है? ऊँट अनुसंधान केंद्र भी बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में है। तो आप समझ गए होंगे कि ऊँट अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है। अगला सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सब सुनना फिर उसके बाद में जवाब देना। क्वेश्चन ये है, पशुओं का वह समूह जो रंग रूप, आकृति, शरीर, आकार, लक्षण, वापस से देखो, रंग रूप, आकृति, शारीरिक आकार, लक्षण व उपयोगिता आदि गुणों में समान हो। वो सब गुणों में समान होता है। पशुओं का समूह है कोई, वो समूह क्या है? रंग में भी समान है, शारीरिक आकृति में भी समान है, लक्षण भी उसके सेम है और उसकी उपयोगिता वो भी सेम है। तो लगभग सारे गुण उसके समान हो तो वो क्या कहलाएगा? समूह, नस्ल, किस्म या कोई नहीं? ए, बी, सी और डी। समूह कहलाएगा, नस्ल कहलाएगा, किस्म कहलाएगा या कोई नहीं? बताइए जल्दी से, क्या कहलाएगा? जिसने ए जवाब दिया है समूह, बिल्कुल गलत जवाब है आपका, समूह नहीं कहलाएगा और वो कहलाएगा नस्ल। बी वाला ऑप्शन सही है। एक बार फिर से समझ लीजिए, देखो पशुओं का जो समूह है उनकी रंग रूप क्या है? रंग सबका समान है, सपोज दैट सबका रंग है वो तांबे जैसा लाल है। शारीरिक आकृति भी सबकी समान है, सब शारीरिक आकृति भी कैसी है? सबकी शारीरिक आकृति भी लगभग समान है। आकार भी उनका सेम है, उनका आकार क्या है? त्रिभुजाकार है। बदावरी जो नस्ल होती है उसका आकार कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है, क्योंकि हम बदावरी नस्ल की ही अभी बात कर रहे हैं। और उपयोगिता भी लगभग समान है। सब जो दूध दे रही है उसके सभी गायों भैंसों के दूध में क्या है? 13% वसा पाई जा रही है। तो समझ गए आप। देखो रंग रूप की बात हुई, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बदावरी नस्ल के बारे में बात कर रहा हूँ। रंग की बात करें तो बदावरी का रंग कैसा होता है? लालिमा लिए हुए होता है, तांबे जैसा लालिमा लिए हुए होता है। फिर आपसे पूछ ले आकृति शारीरिक, तो शरीर की आकृति कैसी होती है? उसकी आकृति होती है त्रिभुजाकार। आगे से जैसे ये भी आपको कर्सर दिखाई दे रहा है, इस कर्सर में देखिए इसका जो मेन आगे वाला पॉइंट है वो तीखा है और पीछे से चौड़ा है। तो इसी प्रकार की वो नस्ल होती है। सेम ऐसी नहीं होती है लेकिन उसकी शरीर की रचना इससे मिलती जुलती होती है। तो ये उसका लक्षण हो गया। फिर अब उपयोगिता की बात करें तो उपयोगिता क्या हो जाएगी उसकी? जो उसका दूध उत्पादन है और उसके दूध में जो वसा की मात्रा है वो उसका उपयोगिता हो जाएगी। तो ये सब कुछ समान होता है, तो सब कुछ समान होता है तो वो कहलाता है नस्ल। क्या कहलाता है? नस्ल या ब्रीड। उसको इंग्लिश में हम ब्रीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रीड बोलते हैं। तो पशुओं का वह समूह जो रंग रूप, आकृति, शारीरिक आकार, लक्षण व उपयोगिता आदि गुणों में समान हो वह क्या कहलाएगा? वह नस्ल कहलाएगा। अगला सवाल है हमारा इलाहाबाद कृषि संस्थान द्वारा विकसित गाय की संकर नस्ल है। इलाहाबाद कृषि संस्थान द्वारा विकसित गाय की संकर नस्ल बतानी है आपको। कर्ण फ्रीज, कर्ण स्विस, जरसिंध या कोई नहीं? इलाहाबाद कृषि संस्थान द्वारा विकसित किस्म बताइए। कर्ण स्विस, कर्ण फ्रीज, जरसिंध या कोई नहीं? ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। कर्ण स्विस, कर्ण फ्रीज, जरसिंध या कोई नहीं? जिसने जवाब दिया है सी वाला जरसिंध, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो इलाहाबाद कृषि संस्थान द्वारा विकसित किस्म है या गाय की नस्ल है वो कौन सी है? जरसिंध है। वो कौन सी नस्ल है? जरसिंध नस्ल है। और इलाहाबाद कृषि संस्थान द्वारा विकसित गाय की जो जरसिंध नस्ल है उसको जर्सी गाय और सिंधी गाय, कौन सी? जर्सी और सिंधी दोनों नस्लों के संकरण से विकसित करके कराया गया है। और मैं ये जो नस्लों के जो क्रॉस हैं, संकरण है, उनके लिए अलग से एक वीडियो मुझे एक क्लास अटेंड करनी पड़ेगी जिसमें हम क्रॉस करेंगे। जैसे ये अभी यहाँ पर दे रखा है कर्ण फ्रीज, कर्ण स्विस, जरसिंध, इनका सबका क्या करेंगे? इनका सबकी मैं ट्रिक बनाऊंगा, फिर क्लास अटेंड करेंगे अपन। तो ट्रिक्स हैं मेरे पास, तो ट्रिक्स आपको बताऊंगा। उससे क्या होगा कि जो ये क्रॉस वाले क्वेश्चन हैं ये लगभग 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो ये क्रॉस वाली मैं एक स्पेशल से अलग से क्लास बनाऊंगा। उस क्लास में आपको सिर्फ ये क्रॉस ही बताऊंगा, चाहे क्लास छोटी हो लेकिन ये क्रॉस बताऊंगा मैं आपको। तो अभी इलाहाबाद कृषि संस्थान द्वारा विकसित किस्म कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन सी जरसिंध। कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन सी जरसिंध हो जाएगी। अगला सवाल है हमारा,
अगला सवाल है हमारा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बार बार सवाल पूछा जाता है, इससे बताना है आपको। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करनाल हरियाणा या हिसार हरियाणा या आनंद गुजरात या जयपुर? इंपॉर्टेंट सवाल है, कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें, वो भी बताऊंगा कंफ्यूज कैसे होते हैं। पहले इसका जवाब दीजिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करनाल, हिसार, आनंद या जयपुर? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करनाल हरियाणा, हिसार हरियाणा, आनंद गुजरात या जयपुर? जिसने जवाब दिया है ऑप्शन ए वाला करनाल, बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। अब देखो कंफ्यूज कहाँ होते हैं स्टूडेंट। अब ये यहाँ पर सवाल है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। अब राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब वहाँ पर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं NDDB, क्या बोलते हैं? NDDB बोलते हैं, यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो ये पूछा जाता है तो स्टूडेंट सोचते हैं कि करनाल के बारे में पूछ रहा है, तो जबकि ये जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है ये तो आनंद गुजरात में है। कहाँ पर है? आनंद गुजरात में है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, जिसको बोलते हैं NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, अगर ये पूछ लिया जाए NDRI तो वो है करनाल हरियाणा में। तो NDRI तो करनाल हरियाणा में है। और जो अगर आपसे NDDB पूछा जाता है तो NDDB कहाँ पर है? NDDB आनंद गुजरात में है। आनंद जिला है एक गुजरात का, और इस आनंद को हम मिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है आनंद को। तो आनंद कहाँ है? गुजरात में है। वहाँ पर क्या है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड स्थित है। अगला सवाल है हमारा, राठी नस्ल का मूल स्थान है, बताना है आपको। जो राठी नस्ल है उसका मूल स्थान बताना है, मूल उत्पत्ति स्थान। ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी श्री गंगानगर, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो राठी नस्ल का मूल उत्पत्ति स्थान बताइए। जिसने ऑप्शन ए दिया है गलत है, जिसने बी दिया है गलत है, जिसने सी दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो राठी नस्ल का मूल उत्पत्ति स्थान होता है वो कौन सा होता है? बीकानेर और श्री गंगानगर। बीकानेर और श्री गंगानगर क्षेत्र में राठी नस्ल पाई जाती है। अब राठी नस्ल किसकी है? देखो कल मैंने ट्रिक बताई थी आपको क्लास में, सीसा गिरा देव रूठा। सीसा गिरा देव रूठा ये किसकी नस्ल है? दुधारू देसी गाय की दुधारू नस्ल की ट्रिक है, जिसमें सी से क्या हो जाएगा? सिंधी, सा से हो जाएगा साहिवाल, गी से हो जाएगा गिर, और देव से हो जाएगा देवनी, और पीछे था रूठा, रूठा से हो जाएगा राठी। तो सीसा गिरा देव रूठा ये क्या है? ये नस्ल है राठी नस्ल। किसकी नस्ल है? राठी नस्ल है। और ये क्या हो जाएगा? इसका जो मूल उत्पत्ति स्थान है वो मूल उत्पत्ति स्थान बीकानेर श्री गंगानगर हो जाएगा। तो ऐसे ही ट्रिक वाइज पढ़ाएंगे। देखो अब जो दुधारू नस्ल थी वो तो मैंने बता दी आपको, सीसा गिरा देव रूठा। जो स्टूडेंट नए आए हैं उनको बता दूं मैं कि कल मैंने नस्लों वाली की एक लाइव क्लास ली थी सुबह, वो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। ये क्लास अगर 7वें नंबर की या 8वें नंबर की लाइव क्लास होगी तो वो 7वें नंबर की होगी, और ये 9वें नंबर की है तो वो 8वें नंबर की होगी। यानी कि जो कल वाली क्लास थी उसमें मैंने ट्रिक्स बताई थी आपको, तो पूरी क्लास आप अटेंड करिएगा, वो पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। उसमें मैंने ट्रिक्स बताई है, जैसे मैंने बताया जो देसी गाय की दूध वाली किस्में हैं, नस्लें हैं, उसकी ट्रिक थी सीसा गिरा देव रूठा, तो ये उसकी दुधारू नस्ल थी। अगर आपसे द्विप्रयोजनी पूछ लिया जाए तो द्विप्रयोजनी को मैंने होल्ड पर रखा था, फिर मैंने बताया था भारवाही नस्लें। तो भारवाही नस्ल में क्या होगा कि होली में नागौरी अमृत महल में खेली, ये बताया था मैंने। तो इसके ऊपर पूरा वीडियो डिटेल है, आप जाके देख सकते हैं वहाँ पर। अगला सवाल है हमारा, ऊंट की बीकानेरी नस्ल का उत्पत्ति स्थल बताना है आपको। ऊंट की बीकानेरी नस्ल का उत्पत्ति स्थल बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी बाड़मेर। तो ऊंट की बीकानेरी नस्ल का उत्पत्ति स्थान क्या होगा बताइए जल्दी से। ऊंट की बीकानेरी नस्ल का उत्पत्ति स्थल बीकानेर, जैसलमेर, पाकिस्तान या बाड़मेर। बीकानेर, जैसलमेर, पाकिस्तान या बाड़मेर। जिसने जवाब दिया है बीकानेरी नस्ल का बीकानेर, बिल्कुल सही जवाब है। जो ऊंट की बीकानेरी नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? ऊंट की बीकानेरी नस्ल का उत्पत्ति स्थान हो जाएगा बीकानेर।
अगर पाकिस्तान क्या है, अब पाकिस्तान ऑप्शन में इसलिए दिया है मैंने क्योंकि पाकिस्तान की बीकानेर की जो सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है, पाकिस्तान देश से लगती है। और इसी के साथ में एक चीज़ और है, जो हमारी थारपारकर नस्ल है, थारपारकर जो हमारी नस्ल है, किसकी नस्ल है, थारपारकर द्विप्रयोजनी नस्ल है, उसकी भी नस्ल बताई थी मैंने, अथक के हरि के निम्बाड़ी बताया था मैंने, अथक में हरि के निम्बाड़ी, जिसमें सारी द्विप्रयोजनी नस्लें आ गई थी। द्विप्रयोजनी, द्विकाजी या दोहरे काम उद्देश्य वाली या दोहरे उद्देश्य वाली, जो दूध भी देती है और खेत का काम भी कर लेती है। तो उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा है थारपारकर नस्ल का, वो है मोंटमोगरी जिला पाकिस्तान। मोंटमोगरी जिला पाकिस्तान का, मोंटमोगरी जिला, और देश कौन सा हो जाएगा, पाकिस्तान। अगला सवाल है हमारा, ऊंट के सर्रा रोग का अन्य नाम है। अगर ऊंट में से आपसे रोग में से कोई सवाल पूछेगा, रोग में से अगर कोई सवाल पूछेगा ऊंट में से, तो ये सवाल पूछेगा वो, और इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल को वो बार बार पूछता है। तो ऊंट में सर्रा रोग, क्योंकि ऊंट में लगभग 2 या 3 रोग होते हैं, जिसमें से जो सबसे हानिकारक रोग है या भयंकर रोग है वो ये सर्रा रोग ही है। तो बताना है आपको, ऊंट जो सर्रा रोग है उसका अन्य नाम क्या है, सड़ा, तीवर्षा, गलत्या या सभी। तो ऊंट का कौन सा हो जाएगा रोग, बताइए जल्दी से। ऊंट का जो रोग है सर्रा रोग, उसका अन्य नाम बताना है आपको, कौन सा होगा, सड़ा, तीवर्षा, गलत्या या सभी। ए, बी, सी या डी। जिसने सभी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो सरा रोग है उसको हम सड़ा रोग भी कहते हैं, तीवर्षा भी कहते हैं और गलतियाँ भी कहते हैं। अब तीवर्षा क्यों कहते हैं, क्योंकि एक बार ऊंट के अंदर अगर इस रोग का प्रकोप या संक्रमण हो जाता है तो लगभग ये 3 साल तक रहता है। कितने साल तक रहता है, लगभग ये 3 साल तक रहता है या 3 वर्ष तक रहता है, इसलिए इस रोग को हम तीवर्षा के नाम से भी जानते हैं। तो ऊंट का जो सरा रोग है, सड़ा, तीवर्षा, गलतिया नाम से भी जाना जाता है। और ये तीवर्षा क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये ऊंट में प्रकोप होने के या संक्रमण होने के लगभग 3 साल तक इस रोग का असर रहता है, प्रकोप रहता है, इसलिए इसको हम तीवर्षा रोग के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है हमारा, रेगिस्तान में ऊंट एक बार में कितना पानी पी सकता है, बताइए जल्दी से। रेगिस्तान में ऊंट एक बार में कितना पानी पी सकता है। ऑप्शन ए 100 लीटर, ऑप्शन बी 135 लीटर, ऑप्शन सी 150 लीटर और ऑप्शन डी 200 लीटर। बताइए जल्दी से, रेगिस्तान में ऊंट एक बार में कितना लीटर पानी पी सकता है। रेगिस्तान में ऊंट एक बार में कितना पानी पी सकता है। ऑप्शन ए 100 लीटर, ऑप्शन बी 135 लीटर, ऑप्शन सी 160 और ऑप्शन डी 200 लीटर। बताइए जल्दी से, ए, बी, सी या डी। आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आंसर पूरा लिखते हैं। पूरा मत लिखिए, आप ऑप्शन लिखिए, सिर्फ ए, बी, सी या डी, बस इतना लिख दीजिए, ए, बी, सी, डी, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे सब स्टूडेंट्स की अभी जो कमेंट्स आ रहे हैं उस अकॉर्डिंग मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि सभी स्टूडेंट्स की तैयारी अच्छी है और धीरे धीरे आपकी तैयारी में निखार आ रहा है। तैयारी की महक कमेंट बॉक्स में साफ दिखाई दे रही है कि आपका जो भविष्य है, जो सिलेक्शन वाला, वो निराला दिखाई दे रहा है मुझे। सबका स्टूडेंट का जो भी अभी जुड़े हुए हैं सबका सिलेक्शन होगा, उम्मीद करता हूँ। BHU, ICR, जेट, MPPAT, जो भी आपका लक्ष्य है, मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो उनका BHU का है और जेट का भी है, सबका सिलेक्शन करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो राजस्थान में रेगिस्तान में ऊंट एक बार में कितना पानी पीता है, 135 लीटर। कितना पानी पीता है, 135 लीटर। जिसने बी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, एक बार में 135 लीटर पानी पी लेता है। 135 लीटर पानी एक बार में पी लेता है। अब 135 लीटर को आप इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हो, हमारे घरों में ऊपर छत पर एक टंकी लगाते हैं, आप सब जानते हो टंकी लगाई जाती है, उस टंकी में हम पानी भरते हैं, ब्लैक कलर की या ब्लू कलर की या वाइट कलर की टंकी लगाई जाती है। वो लगभग 100 लीटर की होती है। कितने लीटर की होती है, 100 लीटर की होती है। और जो ऊँट होता है वो एक बार में 135 लीटर तक पानी पी लेता है। कितना, 135 लीटर तक। तो अब आप समझ सकते हो कि ऊँट जो कितना ताकतवर होता है और कितना पानी पी सकता है। एक बार में 135 लीटर पानी पी लिया, सप्टेम्बर की कोई टेंशन नहीं है, सप्टेम्बर तक पानी नहीं पीना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस प्रकार का ऊँट होता है। अगर हमारी बात की जाए तो एक बार में हम कितना पानी पीते हैं, आधी गिलास, आधा कप। कोई मम्मी कभी बोल दे बेटा पानी नहीं पीता, पानी पिया कर, तो 1 गिलास पी लेते हैं, बस इतना ही पानी पीते हैं अपन।
तो कम से कम एक आदमी को अपने शरीर भार का 10वां हिस्सा क्या पीना चाहिए, 10वां हिस्सा पानी पीना चाहिए। अगर 100 किलोग्राम का शरीर है आपका तो आपको 10 लीटर पानी पीना है, और 60 किलोग्राम का शरीर भार है आपका तो 6 लीटर पानी आपको एक दिन में पीना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ अपने मन से, ये आयुर्वेद में लिखी हुई बात है, और अभी के जो डॉक्टर्स हैं वो भी यही कहते हैं। तो ऐसी बातें भी मैं आपको बताता रहूँगा। अगला सवाल है हमारा, ऊँटों में खुजली या पाव भी बोलते हैं खुजली को, किसके द्वारा होता है? ऊँटों में खुजली या पाव किससे होता है? बताइए जल्दी से, ऊँटों में खुजली या पाव किससे होता है? ऑप्शन ए बरूथी, ऑप्शन बी माइट, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए जल्दी से इसका जवाब क्या होगा? ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी या डी? ऊँटों में खुजली या पाव? ऊँटों में खुजली या पाव किससे होती है? जिसने सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, बरूथी होती है। बरूथी को इंग्लिश में माइट बोलते हैं, और उससे क्या होती है, ऊँटों में खुजली या पाव बीमारी हो जाती है। अब मैंने माइट यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि वहाँ पर जो जेट में पिछली बार ऑप्शन सवाल पूछा गया था वो इसी तरीके से सेम ये का यही ढंग था उसका। उसमें पहले दे दिया बरूथी, फिर बरूथी को इंग्लिश में कहते हैं माइट, तो उसने माइट इंग्लिश में ना लिखकर हिंदी में लिख दिया, फिर उपयुक्त दोनों, और दोनों में से कोई नहीं, इस प्रकार का सवाल दे दिया। तो स्टूडेंट्स तो बरूथी पढ़ा हुआ होता है उन्होंने, फिर वो कहते हैं यार माइट क्या चीज़ होती है, हम तो जानते ही नहीं, फिर उपयुक्त दोनों तो होंगे नहीं, और कोई नहीं भी नहीं होगा तो वो बरूथी करते हैं, तो ऐसे सवाल गलत हो जाता है। इसलिए आपको अल्टरनेट जो आंसर होते हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए। अब देखो बरूथी बता देता हूँ आपको, इस प्रकार की होती है बरूथी। ये आपको फोटो में बड़ी लग रही है लेकिन ये छोटी होती है। इसका लगभग जो साइज़ होता है वो आप ये समझ सकते हैं चींटी जैसी होती है, थोड़ी सी चींटी से बड़ी होती है, और ये इसका बरूथी का एक टाइप है, एक टाइप और है, ये इस प्रकार की होती है बरूथी या माइट, ठीक है। और ये अधिकतर कहाँ पर होती है? ये अधिकतर जो पशु होते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी या ऊँट, उनके जो पिछवाड़े पर जो ज़्यादा लंबे घने बाल होते हैं वहाँ पर ये पाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार का होता है बरूथी या माइट। अगला सवाल है हमारा, प्रजनन में काम आने वाले ऊँट को कहते हैं? प्रजनन में काम आने वाले ऊँट को कहते हैं? ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी बक, ऑप्शन सी टीजर बुल, और ऑप्शन डी मस्त। बताइए जल्दी से, ए, बी, सी या डी? क्या जवाब होगा इसका? प्रजनन में काम आने वाला ऊँट क्या कहलाएगा? माही, बक, टीजर बुल या मस्त? ए, बी, सी, डी ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसने ए जवाब दिया है माही, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो प्रजनन में जो ऊँट काम आता है वो क्या होता है? प्रजनन में जो ऊँट काम आता है उसको हम माही ऊँट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माही ऊँट बोला जाता है। और किसी का नाम यहाँ पर माही तो नहीं है, वरना वो सोचेगा कि सर मुझे चिढ़ा रहे हैं। तो किसी लड़के या लड़की का नाम अगर माही हो तो माफ़ी चाहते हैं, हम आपका नाम नहीं ले रहे हैं, ये हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं। तो प्रजनन में काम में आने वाला ऊँट क्या होगा? प्रजनन में काम में आने वाला ऊँट होगा माही। अगला सवाल है हमारा, दो कुबड़ वाले ऊँट को कहते हैं? सुपरवाइजर 2012। ध्यान से सुनिएगा, सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्ज़ाम 2012, उस समय इस सवाल की इन्वेंशन हुई, खोज हुई या आविष्कार हुआ। उस समय ये सवाल पहली बार अस्तित्व में आया, और उस समय इस सवाल को एग्रीकल्चर सेगमेंट में पूछा था कि दो कुबड़ वाले ऊँट को कहते हैं। सेम एज इट इज़ छापा है मैंने वहाँ से, दो कुबड़ वाले ऊँट को कहते हैं। ऑप्शन ए कैमेलस बैक्ट्रिनस, ऑप्शन बी कैमेलस स्पीशीज, ऑप्शन सी कैमेलस कैमल, और ऑप्शन डी कोई नहीं। दो कुबड़ वाले ऊँट को कहते हैं? ऑप्शन ए कैमेलस बैक्ट्रिनस, ऑप्शन बी कैमेलस स्पीशीज, ऑप्शन सी कैमेलस कैमल, और ऑप्शन डी कोई नहीं। जल्दी से जवाब दीजिए, इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है ये। फिर बताऊंगा आपको दो कुबड़ क्या होती है। तो जो दो कुबड़ वाले ऊँट होते हैं वो होते हैं कैमेलस बैक्ट्रिनस। कौन से होते हैं? कैमेलस बैक्ट्रिनस होते हैं। और ये जो दो कुबड़ का जो राज है वो राज ऐसे हैं कि जो ऊँट होता है उसमें एक तो पाई जाती है बड़ी सी कुबड़, जो उसकी वास्तविक कुबड़ होती है। उसी कुबड़ के पास में एक छोटी सी थोड़ी सी अवास्तविक बोल सकते हैं उसको, या उसी प्रकार की एक कुबड़ पाई जाती है, वो उसको बोलता है, उसको हम बोलते हैं दूसरी कुबड़। तो
जो बड़ी कुबड़ होती है वो तो उसकी वास्तविक कुबड़ होती है और उसके अलावा एक छोटी कुबड़ और होती है। तो अब आप समझ गए कि छोटी कुबड़ और बड़ी कुबड़ क्या होती है। दो कुबड़ होती है उसमें और कुबड़ को हम हम्फ बोलते हैं। तो दो कुबड़ वाला ऊँट क्या होगा, कैमेलस बैक्ट्रिनस, और कैमेलस कैमल क्या होगा, एक कुबड़ वाला ऊँट कहलाएगा। कैमेलस कैमल एक कुबड़ वाला ऊँट कहलाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल था। और अब देखो जो दो कुबड़ वाले ऊँट होते हैं उनके बारे में और जानकारी दे देता हूँ आपको। अगला हमारा जो सवाल है वो ये है, दो कुबड़ वाले ऊँट भारत में कहाँ पाए जाते हैं। दो कुबड़ वाले ऊँट भारत में कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी लेह या लद्दाख में, और ऑप्शन डी राजस्थान में। बताइए जल्दी से, जो दो कुबड़ वाले ऊँट हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, लद्दाख में या राजस्थान में। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, लद्दाख या राजस्थान। जिसने जवाब दिया है लद्दाख, बिल्कुल सही जवाब है आपका। लद्दाख कहाँ पर है, जम्मू और कश्मीर में है। जम्मू और कश्मीर में कहाँ पर है, जम्मू और कश्मीर है, वहाँ पर क्या है, लद्दाख है। और लद्दाख में क्या पाए जाते हैं, दो कुबड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं। और इन दो कुबड़ वाले ऊँट का जो वैज्ञानिक नाम है या जूलॉजिकल नाम है या जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है कैमेलस बैक्ट्रिनस। क्या है, कैमेलस बैक्ट्रिनस। तो ये दोनों सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर एक बार में याद नहीं हुआ तो दो बार याद कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है आपके लिए ये। अगला सवाल है, लगभग 10 घंटे के अंतराल में पशु को कितनी बार आहार देना चाहिए। लगभग 10 घंटे के अंतराल में पशु को कितनी बार आहार देना चाहिए। ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार और ऑप्शन डी 4 बार। बताइए जल्दी से, लगभग 10 घंटे के अंतराल में पशु को कितनी बार आहार देना चाहिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। लगभग 10 घंटे के अंतराल में कितनी बार आहार देना चाहिए, 1, 2, 3 या 4। जल्दी से बताइए कितनी बार देना चाहिए। ABCD ऑप्शन है आपके सामने, ABCD ऑप्शन है आपके सामने। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन डी वाला, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो 10 घंटे में पशु को हम 10 घंटे के अंतराल में पशु को देते हैं 2 बार आहार। कितनी बार देते हैं, 2 बार आहार दिया जाता है। पशु को 2 बार आहार देना चाहिए 10 घंटे के अंतराल में। यानी कि अगर आपने आहार दे दिया है सुबह लगभग 10 बजे, तो उसके फिर 10 घंटे बाद में दूसरा आहार देंगे या 10 घंटे के अंदर ही 2 बार आहार दे देंगे। तो ये इस प्रकार के ये सवाल क्या होते हैं, ये टेक्निकल सवाल होते हैं। ये टेक्निकल सवाल होते हैं और जो एनिमल साइंस है हमारी, उसमें इसी प्रकार के टेक्निकल सवाल बनते हैं। अब ये तो आपसे कह नहीं सकता कि एक पशु है वो इतने लीटर दूध दे रहा है तो 1 महीने में कितना देगा, तो ऐसा सवाल तो आएगा नहीं। तो वो फिर वो इस प्रकार के सवाल पूछता है आपसे, और ये टेक्निकल सवाल नहीं, ये आते ही आते हैं, तो इनको ध्यान से देख लीजिए। अगला सवाल है हमारा, चलो इससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ। 27 मई 2020 को इसी चैनल पर शाम को 8:30 बजे रसायन विज्ञान का महासंग्राम होगा। रसायन विज्ञान का महासंग्राम होगा। तो अगर आप उस महासंग्राम क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। आज नहीं, आज शाम तक उसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो उस क्लास को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि जैसे ही उसका नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो महासंग्राम होगा, रसायन विज्ञान का महासंग्राम होगा, और उस महासंग्राम में देखते हैं कौन कौन से धुरंधर आते हैं, क्या होता है। लाइव क्लास होगी महासंग्राम की, उसमें आपको आना है लाइव। 27 तारीख के दिन शाम को सही 8:30 बजे इंपीरियल एग्रो क्लासेस पर। टाइम डिले नहीं होगा, टाइम वो ही रहेगा 27 तारीख शाम को सही 8:30 बजे। अगर आप नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और लाइक भी कर लीजिए। तो अगला हमारा सवाल था, पशु को खाली पेट फलीदार हरा चारा खिलाने से होता है। पशु को खाली पेट, जब पशु खाली पेट रहता है या सुबह जब उठता है तो वो खाली पेट रहता है लगभग उसका, तो उस समय उसको हरा या फलीदार चारा, जो हरा फलीदार चारा होता है, समझ गए ना आप, हरा फलीदार चारा कौन सा, जो जितनी भी फली वाली फसलें होती है, मूंग मोट, उसके बाद में चंवला हो गया, उसके बाद में चना हो गया, ये क्या होता है, ये हरा चारा होता है फलीदार।
तो ये चारा खिलाने से क्या बीमारी हो जाती है पशु को? ऑप्शन ए पक्षघात हो जाता है, ऑप्शन बी आफरा आ जाता है, ऑप्शन सी हृदयघात हो जाता है और ऑप्शन डी गलघोटू बीमारी हो जाती है। बताना है आपको। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है ये, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है ये। पशु को खाली पेट फलीदार हरा चारा खिलाने पर क्या समस्या उत्पन्न हो जाती है? ऑप्शन ए पक्षघात, ऑप्शन बी आफरा, ऑप्शन सी हृदयघात और ऑप्शन डी गलघोटू। ए बी सी या डी, 4 ऑप्शन लिख दीजिए, कोई समस्या नहीं है, आप 4 ऑप्शन लिख दीजिए। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला आफरा बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो पशु को खाली पेट फलीदार जो चारा खिलाया जाता है, वो कौन सा चारा खिलाया जाता है? हरा चारा जब खिलाया जाता है तो उस समय उसमें आफरे की समस्या आ जाती है। अब आफरा क्या होता है? देखो, आफरा में ये होता है कि पशु जब ज़्यादा मात्रा में हरा चारा खा लेता है फलीदार वाला, तो उसका जो पेट होता है एब्डोमिनल, जिसको उदर भी बोलते हैं हम, उसमें क्या होता है? गैस बन जाती है। कौन सी क्या बन जाती है? गैस बन जाती है। और उस गैस के बनने के कारण पशु का जो पेट होता है वो फूल जाता है। तो उस फूले हुए पेट को सही करने के लिए भी एक यंत्र आता है, उसका भी नाम बताऊंगा मैं। तो अभी इसका जो सवाल का जो जवाब था वो क्या था? पशु को खाली पेट हरा चारा अगर खिलाएंगे हम तो क्या बीमारी हो जाएगी? आफरा आ जाएगा। अगर हम भी ज़्यादा खा लेते हैं खाना तो हमारे भी कभी कभी आफरा आ जाता है। अगला सवाल है, बिनोले में टॉक्सिन होता है। देखो, उस सवाल शायद वो प्रिंट नहीं हुआ वो सवाल, तो मैं बता देता हूँ। जो आफरा की समस्या होती है उसको दूर करने के लिए एक यंत्र होता है जिसका नाम होता है ट्रोकार कैन्यूला। सुपरवाइजर में आया हुआ सवाल है, ट्रोकार कैन्यूला। तो पशु को खाली पेट जब खाली पेट हरा चारा ज़्यादा खा लेता है तो आफरा आ जाता है। और आफरा को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं? हम ट्रोकार कैन्यूला एक यंत्र होता है। सिंपल सा आप ऐसे समझ सकते हो कि एक सुई होती है, बड़ी सी पतली सी सुई होती है। उस सुई को हम क्या कर देते हैं? उस सुई को हम उसके पेट में घुसा देते हैं, उस पशु के पेट में घुसा देते हैं। और उसको पेट में घुसाने से क्या होता है? वो जो वहाँ की जो गैस होती है वो गैस निकल जाती है। तो ट्रोकार कैन्यूला एक सिंपल सी एक सुईनुमा संरचना होती है, उससे आफरा में उपयोग किया जाता है। अगला जो हमारा सवाल है वो क्या है? बिनोले में टॉक्सिन होता है। बिनोले में टॉक्सिन होता है। बिनोला किससे प्राप्त होता है? कपास से प्राप्त होता है, जिसको आप सामान्य भाषा में कपासिया भी बोलते हो शायद। हाँ, कपासिया भी उसको बोला जाता है। तो बिनोले में टॉक्सिन की मात्रा, जो टॉक्सिन होता है वो क्या होता है बताना है आपको। बिनोले में जो टॉक्सिक पदार्थ पाया जाता है उसका नाम, बिनोले में टॉक्सिक पदार्थ पाया जाता है उसका नाम। ऑप्शन ए नाइट्रेट, ऑप्शन बी गोसीपाल, ऑप्शन सी अल्फा टॉक्सिन और ऑप्शन डी लेट्रोकिन। बताइए जल्दी से, बिनोले में कौन सा टॉक्सिन होता है? नाइट्रेट, गोसीपाल, अल्फा टॉक्सिन या लेट्रोकिन? जिसने सी जवाब दिया है अल्फा टॉक्सिन गलत है, और जिसने बी जवाब दिया है गोसीपोल, आपका जवाब सही है। तो बिनोले में जो टॉक्सिन होता है वो कौन सा होता है? बिनोले में जो टॉक्सिन होता है वो होता है गोसीपाल। बिनोले में जो टॉक्सिन या हानिकारक या जहरीला जो तत्व होता है वो तत्व कौन सा होगा? वो तत्व होगा गोसीपाल। कौन सा तत्व होगा? गोसीपाल तत्व होगा। अगला सवाल है हमारा, दूध में किस तत्व की कमी होती है? दूध में किस तत्व की कमी होती है बताना है आपको। आयरन की, कैल्शियम की, फास्फोरस की या कोई नहीं? दूध में किस तत्व की कमी होती है? आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस या कोई नहीं? आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस या कोई नहीं? जिसने आयरन जवाब दिया, कैल्शियम जवाब दिया है, गलत है। कैल्शियम तो बहुत मात्रा में होता है। आयरन जिसने जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो दूध होता है उसमें आयरन नहीं पाया जाता, आयरन या लौह तत्व उसमें नहीं पाया जाता है। ध्यान रखना, दूध में किस तत्व की कमी होती है? इकलौता एक ऐसा तत्व है आयरन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, केमिकल फॉर्मूला उसका Fe होता है, Fe होता है, और उसको हिंदी में लौह तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लौह तत्व बोला जाता है। तो दूध में किस तत्व की कमी होगी? आयरन तत्व की कमी होगी। अगला सवाल है हमारा, दूध देने वाली गाय को किस तत्व की आवश्यकता होती है? जो गाय दूध देती है उसको सबसे ज़्यादा किस तत्व की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी कैल्शियम,
ऑप्शन सी जिंक और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए अब जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि जो दूध देने वाली गाय है उसमें किस तत्व की कमी होगी। जिसने जवाब दिया है बी, क्या होगा, दूध देने वाली गाय में किस तत्व की आवश्यकता होगी, कमी नहीं आवश्यकता। दूध देने वाली गाय को कौन सा तत्व ज़्यादा देवें ताकि दूध उत्पादन बढ़े, तो कैल्शियम तत्व, क्योंकि दूध में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, कैल्शियम तत्व होता है। और जो दूध का सफ़ेद रंग होता है वो केसीन प्रोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, केसीन प्रोटीन के कारण होता है। और दूध का जो मुख्य तत्व होता है वो होता है कैल्शियम। और कैल्शियम तत्व हमें जो दूध देने वाली गाय है उसको ज़्यादा देना चाहिए, कैल्शियम तत्व उसको ज़्यादा देना चाहिए। अगला सवाल है हमारा, देखो वो जो सवाल था वो पीछे से ड्रैग करके इधर आ गया है। सवाल था ट्रोकार कैन्यूला किस रोग में उपयोगी है। ट्रोकार कैन्यूला किस रोग में उपयोगी है। ऑप्शन ए आफरा, ऑप्शन बी एफएमडी जिसको बोलते हैं फुट एंड माउथ डिजीज, ऑप्शन सी गलगोटू और ऑप्शन डी तीवर्षा। बताइए जल्दी से ए बी सी या डी कौन सा जवाब सही होगा, ए बी सी या डी। ए बी सी या डी, आफरा एफएमडी गलगोटू तीवर्षा। जिसने जवाब दिया है ट्रोकार कैन्यूला का आफरा बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो ट्रोकार कैन्यूला है वो ट्रोकार कैन्यूला किस में काम आता है, आफरा में। जब पशु को आफरा आ जाता है तो ट्रोकार कैन्यूला को उसके पेट में घुसाया जाता है और उससे गैस निकाल दी जाती है और पशु थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। अगला सवाल है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खीस में प्रोटीन की मात्रा बतानी है आपको। खीस में प्रोटीन की मात्रा, ऑप्शन ए 7%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 17% और ऑप्शन डी 24%। बताइए जल्दी से खीस में प्रोटीन की मात्रा 7%, 10%, 17% या 24%। अब जिसको खीस नहीं पता वो बता देता हूँ मैं पहले। देखो खीस क्या होता है, जब गाय या भैंस या बकरी या जो भी पशु है वो जब बछड़ा देता है तो कुछ समय तक यानी 3 से 4 दिन तक उसमें जो दूध प्राप्त होता है उस दूध में प्रोटीन की मात्रा, बहुत सारे केमिकल जो होते हैं, तत्व होते हैं, उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और वो गाढ़ा होता है, वो बहुत पौष्टिक होता है। और पशु जो होता है ना, जो नया बछड़ा, उसको पिलाने के लिए ही ये मुख्य होता है। तो जो खीस होता है वो, अब पता नहीं सामान्य भाषा में आप उसको क्या बोलते हो आपकी लैंग्वेज में, लेकिन जब नवजात बछड़ा पैदा होता है तो कुछ समय तक जो दूध निकलता है वो बहुत गाढ़ा होता है और वो गाढ़ा दूध जो होता है वो खीस कहलाता है। उसको जैसे ही हम गर्म करते हैं वो क्या हो जाता है, फट जाता है। तो वो चीज़ बतानी है आपको कि खीस में प्रोटीन की मात्रा कितनी होगी, 7, 10, 17 या 24। जिसने सी वाला ऑप्शन दिया है 17% बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो खीस में प्रोटीन की मात्रा होती है वो कितनी होगी, वो होगी लगभग 17%। 17% मात्रा पाई जाती है। और खीस से रिलेटेड और सवाल बता देता हूँ। खीस में पाए जाते हैं प्रतिरोधक तत्व। कौन से तत्व पाए जाते हैं, प्रतिरोधक तत्व पाए जाते हैं जो खीस, जो बछड़े को नए रोगों से लड़ने में क्या करता है, मदद करता है। रोगों से लड़ने में क्या करता है, मदद करता है। और इसीलिए खीस को जो पशु जब बच्चा देता है तो लगभग 4 से 5 दिन तक उसको या 10 दिन तक उसको क्या होता है, खीस निकलता है उसके दूध से, या उसका जो दूध होता है वो खीस कहलाता है। ठीक है, तो ये सवाल थे। एक बार फिर से मैं आपको दे देता हूं, जो स्टूडेंट नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप क्लास अटेंड कर लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, फिर जो आगे जो लाइव क्लास होती है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप मिस कर देते हो। मुझे बार बार ग्रुप में आके बताना पड़ता है आपको कि सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, क्लास डाल दी है, लिंक ये है, लिंक ये है। तो बार बार सभी ग्रुप में लिंक प्रोवाइड करवाना पॉसिबल नहीं होता है। और फिर से कह रहा हूँ मैं, जो 27 तारीख होगी आपकी, आज से 2 दिन बाद, उस दिन रसायन विज्ञान का महासंग्राम होगा। उस दिन रसायन विज्ञान का महासंग्राम होगा। उस दिन सही आपको 8:30 बजे, कितनी बजे, सही 8:30 बजे आपको आना है और क्लास अटेंड करनी है। ठीक है, सही 8:30 बजे आपको आना है, क्लास अटेंड करनी है शाम को 8:30 बजे इंपीरियल एग्रो क्लासेस पर। इसका जो लिंक है वो जल्दी ही आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और आप क्लास में आइए। बिल्कुल सभी का जवाब देंगे अभी। आप क्लास में आइए
और ये क्लास कैसी लगी इसका भी कमेंट करके बताइए। और किसी तकनीकी समस्या की वजह से कल रात को क्लास नहीं हो पाई थी, और आज की जो क्लास शाम की जो क्लास होगी 8:30 बजे की, उसका लिंक मैंने अभी से ही प्रोवाइड करवा दिया है आपको, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके इसलिए मैंने लिंक को पहले ही प्रोवाइड करवा दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद में उस लिंक पर ओके करना। लिंक पर ओके करते ही आप सीधा पहुंच जाओगे क्लास पर। वहां पर आपको एक अलार्म का ऑप्शन मिलेगा राइट साइड में सब्सक्राइब बटन के ऊपर, उसको ओके कर देना। तो जैसे ही क्लास चालू होगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो बस आज थोड़ी क्लास मीडियम ही रखी है, क्योंकि अभी जो रसायन विज्ञान की क्लास है उसका थोड़ी तैयारी चल रही है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम शाम को सही 8:30 बजे। आज बड़ी संख्या में आइएगा क्योंकि कल क्लास मिस हो गई थी, तो अब ज़्यादा करना पड़ेगा कवर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे शाम को सही 8:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।